खान साहब को एक दफा फिर हॉस्पिटल ले जाया गया है। आधी रात को ये खबर आई है, तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे रात को ये खबर मौसूल हुई है कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल जो है वो ले जाया गया। दूसरी मरतबा दोबारा इमरान खान साहब को हॉस्पिटल ले जाया गया है और पिम्स हॉस्पिटल की जानिब से इस मरतबा बाकायदा प्रेस रिलीज आई है। पिछली मरतबा जब ये वाकया पेश आया था तो कई दिन तक जो है एक्चुअली इसके बारे में कोई प्रेस रिलीज नहीं आई थी, कुछ नहीं बताया गया था। इस मरतबा बाकायदा तौर पे प्रेस रिलीज जारी की गई है कि इमरान खान साहब को कल मैं एक्चुअली इसको पढ़ देता हूँ, साथ साथ इंग्लिश में पढ़ देता हूँ और उसके बाद इसकी जो है वो तशरीह भी करता हूँ साथ। मेडिकल केयर अपडेट, मिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी, सेंट्रल जेल अडयाला। Mr. Imran Ahmed Khan Niazi, son of Ikramullah Khan Niazi, aged 74 years, was brought to PIMS for following up eye treatment, that is second dose of anti-VEGF intravitreal injection on 24th February 2026। यानी कि इमरान खान साहब को जो है वो आज ही के दिन जो है रात के वक्त 24, अब ये लिखा हुआ है 24 फरवरी 2026, यानी कि आज ही इमरान खान साहब को जो है मैं तो टेक्निकली यही समझ रहा हूं कि 12 बजे के बाद जो है वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल लाया गया है, क्योंकि इस पे डेट जो है वो 24 फरवरी यानी कि आज की तारीख लिखी गई है और उनको जनाब आई ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। Prior to the procedure, he was examined by a board of specialist consultant cardiologist who has performed echocardiography and ECG. Results normal. And consultant physician, Mr. Imran Khan was found to be clinically stable. इमरान खान साहब की ECG हुई है जनाब और इनकी एकोकार्डियोग्राफी हुई है और वो नॉर्मल आई हैं और इसमें बताया गया है कि जनाब क्लिनिकली जो है वो बिल्कुल स्टेबल थे। उसके बाद कहते हैं जी, आफ्टर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड अंडर स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्रोटोकॉल्स इन द ऑपरेशन थिएटर, ही वाज इंजेक्टेड विद सेकंड डोज ऑफ intravitreal injection of anti-VEGF under guidance of microscopy by consultant of ophthalmologist and a consultant vitreoretinal surgeon of PIMS and Al Shifa Eye Hospital. The procedure was performed as a day case surgery. कि जी इमरान खान साहब से जो है वो ज़बानी तौर पे पहले इजाज़त ली गई, उन्हें बताया गया कि जनाब आपके साथ जो है हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें जो है वो इंजेक्शन लगाया गया। ये वही इंजेक्शन है जो पहले एक दफ़ा उन्हें लग चुका है, अब ये दूसरा इंजेक्शन लगा है, लेकिन इस मरतबा पिम्स हॉस्पिटल के साथ साथ बताया गया है कि जनाब अल शिफा आई हॉस्पिटल जो है उसके कंसल्टेंट भी वहाँ पे इस मौके पे मौजूद थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टे ही रिमेन्ड वाइटली स्टेबल बिफोर, during and after the procedure and was discharged along with instructions for care, follow-up advice and the documents। कि जी उस प्रोसीजर के पहले, दौरान और उसके बाद जो है वो सब कुछ बड़े स्मूथ तरीके से हुआ है और उसके बाद उन्हें जो है डिस्चार्ज कर दिया गया और उन्हें एहतियाती तदाबीर जो है वो क्या इख्तियार करनी है इसके बारे में जो है उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ ही साथ उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो दिए गए हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट्स होंगी शायद वो इमरान खान साहब को दी गई हैं। अब 2-4 चीज़ें हैं इस सारे मामले के अंदर। पहली बात तो ये कि इससे पहले जो डेट आई थी, जो शायद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने किसी शो के अंदर ये बात कही थी कि जी इमरान खान साहब को 25 तारीख को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सो ये बेसिकली एक दिन पहले ही जो है वो रात के वक्त गालबन उनको जो है वो हॉस्पिटल लाया गया है। अब मैंने उस वक्त जब ये बात आई थी कि जी ये इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि जी 25 तारीख को उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि आप अगर इतनी फाइनल डेट दे रहे हैं तो क्या पता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो हॉस्पिटल के बाहर ही आके बैठ जाएं कि जनाब आज के दिन जो है इमरान खान साहब को ले जाया जाएगा। तो वो एक दिन पहले ही जो है इमरान खान साहब को हॉस्पिटल का विजिट करवा दिया गया और रात के वक्त जो है उन्हें करवाया गया। टोटली इसको जो है वो खुफिया रखा गया, पहले मीडिया को जो है बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये बाकायदा तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 12:30 पौने 1 बजे के आसपास जाके जो है वो ये प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है और मोस्ट प्रॉब्ली जब वो उनका पूरा टूर हो गया है और वो जब हॉस्पिटल से हुआ है तो उसके बाद ये बाकायदा तौर पे जो है वो प्रेस रिलीज जारी की गई। अब इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से जो है वो कोई शख्स वहाँ पे मौजूद नहीं था, इसके बारे में ये प्रेस रिलीज बिल्कुल खामोश है। या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या उनकी बहनों की जानिब से जो डिमांड की जा रही थी कि जी उनकी बहनों में से या उनके रिश्तेदारों में से, उनकी फैमिली में से कोई वहाँ पे हो, उसके बारे में भी ये प्रेस रिलीज जो है वो बिल्कुल खामोश है। अभी जाहिर बात है अभी दिन जो है वो शुरू होने जा रहा है, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो रिएक्शन क्या देती है। मेरे ख्याल में आज का दिन हमें वैसे ही पता लग जाएगा, क्योंकि आज इमरान खान साहब से मुलाकात का जो है वो दिन है। मंगल के दिन जो है उनकी फैमिली की मुलाकात होती है और ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 6 नाम जो है वो फहरिस्त में डाल चुकी है, जिसमें सलमान अकरम राजा ने ये लिस्ट दी है और उसमें बैरिस्टर गौहर,
सलमान अकरम राजा, शफकत अवान, फैसल मलिक, नईम हैदर पंचोता और फतेहुल्लाह बरकी के नाम जो हैं वो शामिल किए गए हैं। हो सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है शायद बैरिस्टर गौहर से जो है ये मुलाकात की परमिशन जो है उन्हें मिल जाए। और साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो अपनी फैमिली है और बुशरा बीवी की जो फैमिली है वो भी आज अडयाला जेल जो है वहाँ पे आएंगे। और ऑब्वियसली फिर मेरे ख्याल में जब मीडिया टॉक करेंगे और तब तक ये इन्फॉर्मेशन जो मैं भी आपको दे रहा हूँ ये जाहिर बात है उन तक भी पहुँच चुकी होगी, उसके बाद उनका रिएक्शन क्या होता है उसके ऊपर पता लगेगा। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने जनाब कल बड़ी एक धुआंधार किस्म की जो है वो तकरीर की है सोशल मीडिया के ऊपर, जो है वो काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक दफ़ा फिर उन्होंने फौज को जो है वो टारगेट किया है, उनको निशाना बनाया है। अपने तकरीर में कहते हैं जी कुछ टाउट्स जिनका मेरे भाई अमजद ने अभी जिक्र किया, वो अमजद साहब को पहले उनसे तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, इन पर आपने अपना स्टेमिना बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, हमारी असली लड़ाई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से है। सो डायरेक्टली उन्होंने नाम लेके जो है एक दफ़ा फिर फौज को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने जब ये सारी बातें की तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनकी जानिब से जो है वो काफ़ी तालियां वगैरह भी बजाई गई। उन्होंने कहा जी फोकस सिर्फ इस पर रखना है, फोकस एक पर रखना है, हमारा मुकाबला उससे है जिसने हमारे लीडर इमरान अहमद खान न्याजी को नाहक जेल में रखा हुआ है, मेरी लड़ाई उससे है जिसने 8 फरवरी 2024 को मेरे मैंडेट पर डाका डाला, मेरी लड़ाई उनसे है जिन्होंने 17 सीटों से एक करप्ट 2 नंबर और नाहिल टोला हम पर मुसल्लत किया। उन्होंने जो टाउट छोड़े हुए हैं ये क्या चाहते हैं, ये कुर्सी चाहते हैं, ये कुर्सी मुझे चाहिए ही नहीं। ये जंग, ये लड़ाई इमरान खान के नजरिए की है। इमरान खान ने एक मिडिल क्लास लड़के को वजीर आला बनाया तो जितने भी एलीट माफिया हैं उसको ये चीज़ पसंद नहीं, लेकिन इमरान खान ने हमें वो मौका दिया है, ये कुर्सी मुझे इमरान खान ने दी है। नौजवानों ये लड़ाई हम सब की है, अगर मैं हारा तो आप सब हार जाओगे, अगर मैं जीता तो आप सब जीत जाओगे। हम सब ने लड़ना है आइन और कानून के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, इमरान खान के लिए, इमरान खान के नजरिए के लिए। हम पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। हम अपने अमन फोर्स को चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बनाएंगे भी, और इसके जरिए अपने लीडर इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। तो ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो है एक दफ़ा फिर गरजे और बरसे हैं और एक दफ़ा फिर से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की है। अब पिछले दिनों जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए थे, उनकी मेल मुलाकात भी हुई थी कोर कमांडर पेशावर के साथ, जो है एक जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक मीटिंग थी वो उन्होंने अटेंड भी की थी, वज़ीर आज़म से भी उनकी मुलाकात हुई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैंने आपको उस वक्त भी ये बात कही थी अपने व्लॉग्स के अंदर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो है जो कुछ कहा जाता है उसका भी बहुत प्रेशर है। सो मेरे ख्याल में अब उन्होंने ये फैसला किया है कि मुझे गेयर जो है वो दोबारा चेंज करना पड़ेगा, मैं सॉफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं सॉफ्ट होता हूं तो उसकी वजह से कारकुन जो है वो मेरे पे तकीद बहुत करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बेसिकली एक कल्चर डेवलप्ड है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई उनका लौंडा लपाड़ा कोई यूट्यूबर जो है अगर कोई 4 बातें कर दे तो उसकी वजह से वो एकदम जो है बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं और उसके बाद रिएक्शन जो है वो देना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल वैसी सूरत हाल जो है यहाँ पर भी देखने में आई है। इसके अलावा भारत के हवाले से एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वो सामने आई है, और वो ये है कि भारत की रियासत झारखंड के दारुल-हुकूमत रांची के करीब एक निजी चार्टर तैयारा जनाब हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया है। एक और जहाज जो है वो भारत के अंदर गिर गया है, इस मतलब ये चार्टर तैयारा था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक तैयारे में अमले के अरकान समेत 7 अफराद जो है वो सवार थे, जिनमें से एक जो है वो इस हादसे के नतीजे में हलाक हो गया। तैयारा रांची के करीब एक नवाही इलाके में गिरा, जिसके फौरन बाद मुकामी इंतजामिया और इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गई। पुलिस और रेस्क्यू काम की जानिब से इलाके को घेरे में लेकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया गया ताकि तैयारे में मौजूद मुसाफिरों की जान बचाई जा सके। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने परवाज़ भरी ही थी कि कुछ देर बाद उनका राब्ता जो है कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया और वो हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान ज़मीन पर आ गिरा। एनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने तैयारे को गिरते हुए देखा, जिसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। सिविल एविएशन हुकाम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है ताकि हादसे की असल वजूहात और तैयारे में पैदा होने वाली फ़नी खराबी का पता जो है वो भी लगाया जा सके। यहाँ पे जो उनका एविएशन सेक्टर है भारत का, सिर्फ कहानी जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, एक और इनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। और खलीज टाइम्स और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया का एक लड़ाका तैयारा जो हमने कल अपने एक वीलॉग में हमने आपको बताया था कि वो तेजस तैयारा जो है वो तरबीती प्रवास के ऊपर था, जिसमें वो गिरकर जो है वो क्रैश हो गया और तबाह हो गया। ये तीसरा तैयारा है तेजस का जो पिछले तकरीबन 1.5 साल के अंदर जो है वो गिरा है। तो उसके बाद अब ये खबर सामने आई है कि उसके बाद पूरा जो तेजस का इनका जो एक जहाज़ों का जो फ्लीट है
उसे जनाब ग्राउंड करने का फैसला कर लिया गया है। और उसकी वजह से क्योंकि एम्बैरसमेंट इतनी हो रही है, तेजस तैयारे इनके जो है वो गिरते जा रहे हैं, तो अब उन्होंने उसे ग्राउंड करने का फैसला कर लिया है। और जो जहाज़ गिरा है उसकी इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्तबा ब्रेक फेल होने के बाद जो है तैयारे के एयर फ्रेम को बड़ा नुकसान पहुंचा। जंगी तैयारे ने हादसे से कबल तरबीती परवाज में हिस्सा लिया था। ये अड्डे की तरफ वापस आ रहा था, हवाई अड्डे की तरफ वापस आ रहा था, जब उसका सिस्टम खराब हो गया जिससे पायलट को बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद 30 तकरीबन जो जहाज़ हैं भारत ने उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है ये कि वो तेजस तैयारे जो जिनको ये एक्चुअली समझते हैं कि जी हमारा बड़ा ज़बरदस्त लड़ाका तैयारा है, उसे उन्होंने अब ग्राउंड कर दिया है। और पूरा का पूरा फ्लीट जो है उसे ग्राउंड कर दिया गया और कहा गया कि जी पहले इसकी चेकिंग होगी, इसको चेक करेंगे, उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा इसको अलाउ करेंगे। ये जो 3 जहाज इनके गिरे हैं, इसमें से पहला हादसा जो है वो मार्च 2024 में जैसलमेर में हुआ था, जबकि दूसरा हादसा नवंबर 2025 में दुबई एयर शो के दौरान जो है हुआ था, जब इनका सबके सामने जो है वो जहाज नीचे गिर गया था। तो ये इंडिया के लिए जो है वो एक और एम्बैरसिंग सिचुएशन जो है वो सामने आई है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें भी जो है वो शामिल करते हैं। और खबर ये है कि जनाब मोहम्मद मालिक साहब ने कल रात को एक अपने प्रोग्राम के अंदर जो है खबर दी है। उन्होंने कहा जी इतलात हैं कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी क़यादत की बहुत क्लास ली है और ख़ास तौर पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची की जो है वो उन्होंने क्लास ली है। और नाराज़गी की वजह यह कही है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर कराची के हवाले से जो तनकीद की जाती है और ख़ास तौर पर जब कराची के लाहौर से मुआवजा किया जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हो रहे हैं। इतलात के मुताबिक मीटिंग में ये कॉमेंट्स भी आए कि आपके पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की है या इख्तियार की कमी है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। उन्होंने कहा कि जी मेरी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब ने दोनों लीडरान यानी कि वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को 3 माह दिए हैं कि हमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि ग्राउंड पर कितना फ़र्क पड़ता है और लोगों की शिकायत कम होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी मीटिंग के दौरान जरदारी साहब ने यह भी कहा कि अगर यहाँ पर सड़कें आहिस्ता बनती हैं तो मोहसिन नकवी से पूछ लो कि 60 से 65 दिन में अंडरपास कैसे बनता है, हाईवे कैसे बनती है, और मुझे यहाँ पर इस्लामाबाद की तरह सड़कें चाहिए। इसके अलावा यह भी फैसला हुआ कि 28वीं तरमीम में नए सूबे की कोई बात नहीं सुनेंगे। साथ ही बात जो है वो गवर्नर सिंध के बारे में भी हुई कामरान टिसोरी के हवाले से। और ये बात भी हुई कि अगर हुकूमत को 28वीं तरमीम पर हमारी कोई सपोर्ट चाहिए तो हम फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब गवर्नर जो है वो तब्दील होगा। तो जरदारी साहब जो हैं वो गवर्नर सिंध जिनका ताल्लुक MQM से है उनसे काफ़ी हद तक नाराज़ हैं और वो ये चाहते हैं कि गवर्नर जो है वो हर सूरत तब्दील हो। तो देखते हैं। कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो बाय द वे 45 दिन की जो है वो लॉन्ग लीव के ऊपर चले गए हैं ऑलरेडी, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कहा जा रहा है, मतलब मुख्तलिफ तजियाकार ये बात कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत नाराज़ थे, तो इस वजह से फ़िलहाल कूल ऑफ करने के लिए जो है वो 45 दिन की छुट्टी के ऊपर जो है वो चले गए हैं। इसके अलावा जनाब सिक्योरिटी फोर्सेज ने DI खान के अंदर जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, उसमें 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जहाँ पे दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला थी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद जो है वो 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के जिला पंजगोर की सरहदी इलाके चेतगी दस्तक में नामालूम मुसल्लह अफराद के हमले में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। हमलावरों ने फायरिंग के बाद 2 गाड़ियों को भी जो है वो आग लगा दी। पुलिस राय के मुताबिक वाकया पंजगोर शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पेश आया, जहां हमलावरों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। जाँ बहक अफराद में से 2 अफराद की शनाख्त दाऊद वल्द ओसजान और सलीम वल्द हाजी फैज़ मोहम्मद के नाम से हुई है, जो सरहदी गांव नक्कर के रिहायशी थे। बकिया 4 अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। जाँ बहक अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ तिब्बी अमले ने उनकी मौत की तस्दीक की है। इसके अलावा इस्लामाबाद के जो रिहायशी हैं उनके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए M-टैग जो गाड़ियों के ऊपर पहले लगता था, अब उसका एक सेकंड राउंड जो है वो शुरू होने लगा है और अब जो है वो मोटरसाइकिलों के ऊपर भी जो है अब M-टैग्स जो है वो लगेंगे और 28 फरवरी तक की जो है वो डेट दी गई है कि अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो आप M-टैग लगाएं। DG एक्साइज इरफान मेमन के मुताबिक 1 मार्च से इस्लामाबाद में बगैर M-टैग मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं होगी और बगैर M-टैग मोटरसाइकिल्स को थाने मुंतकिल करने का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में अब तक 2000 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स को M-टैग जारी किए गए हैं। शहरियों की सहूलत के लिए छुट्टी के रोज़ भी M-टैग सेंटर्स जो हैं वो खुले रहेंगे और मोटरसाइकिल्स मालिकान के लिए M-टैग सेंटर्स पर इजाफी अमला जो है वो तैनात किया जाएगा। इसके अलावा एक खबर जो है वो अब जरा कुछ क्रिकेट के मैदान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान का जनाब आज एक बड़ा मैच होने जा रहा है। सुपर 8 मरहले का उनका पहला मैच है इंग्लैंड के खिलाफ
और पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली पहला तो नहीं, आई एम सॉरी, ये दूसरा मैच है, क्योंकि पहला मैच जो है जो न्यूजीलैंड के खिलाफ था वो बारिश की नजर हो गया, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये दूसरा मैच है। उसमें से पाकिस्तान को जो है वो 1 पॉइंट मिला था, और पाकिस्तान के उसके बाद इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ मैचेस हैं। अब ये मैचेस पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अगले मरहले के लिए जो है वो क्वालिफाई कर सके। अब इस सिलसिले में आज मतलब कल जो है वो साहिबजादा फरहान जो पाकिस्तान टीम के ओपनर हैं, उन्होंने जो है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि टॉप ऑर्डर को इनिंग्स को लंबा लेकर चलना है, इस पर हम काम कर रहे हैं। बॉलिंग हमारी अच्छी हो रही है, सेंचुरी बनाने से एतमाद में इजाफा हुआ है, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर ओपनर ने कुछ नहीं किया तो नीचे भी स्कोर ना हो। मेरी कोशिश होती है कि इनिंग्स को मैं लंबा लेकर चलूं। सो लेट्स सी पाकिस्तान जो है, ऑल द बेस्ट टू द ग्रीन शर्ट्स, वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा एक और खबर जो है वो इंडिया के हवाले से है, और वो इसलिए उनके लिए परेशान कुन है, वो क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के दरमियान जो कल मैच हुआ है उसमें वेस्ट इंडीज़ ने जनाब जिम्बाब्वे को 107 रन से बासानी शिकस्त दी है। बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी है। पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज़ ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 254 रन स्कोर किए। अंदाजा करें आप जरा, 254 रन T20 मैच के अंदर, ये किसी भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर सेकंड हाई स्कोर है जो बनाया गया है, जो वेस्ट इंडीज़ ने जो है ये स्कोर किया है। और जवाब में इस मतलब जिम्बाब्वे की टीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी जो इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिखाई थी। इस मतलब वो परफॉर्मेंस जो है वो नज़र नहीं आई, और एक बड़े भारी मार्जिन से जो है वो जिम्बाब्वे को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब हुआ ये है कि इनके ग्रुप के अंदर बेसिकली साउथ अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे, ये 4 टीमें उसके अंदर शामिल हैं। अब साउथ अफ्रीका से जो है बड़े मार्जिन से इंडिया ऑलरेडी हार चुका है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने और बड़े मार्जिन से जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दिया है। तो अब आइंदा के मैचेस के लिए इंडिया के लिए अपने बाकी मैचेस तो जीतना जरूरी है ही है, लेकिन मार्जिन को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि नेट रन रेट जो है वो इंडिया का इस वक्त -3.8 के ऊपर जा चुका है, जबकि वेस्ट इंडीज ने ये जो इतने भारी मार्जिन से जिम्बाब्वे को हराया है उसका रन रेट जो है वो 5.35 के ऊपर जा चुका है। तो ऊपर की जो 2 टीमें हैं वो मतलब इस वक्त इंडिया से ऊपर जो है वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज जो है वो ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं। तो आगे के मैचेस के अंदर जो है वो इंडिया के लिए एक बड़ा मुश्किल टास्क जो है वो सामने आ रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इस मैच से पहले इन्होंने, इंडिया वालों ने जो है वो एक मजाहिया किस्म का जो है अपनी तरफ से एक ऐड बनाया था, जिसके अंदर एक दिखाया गया था कि एक बंदा जो है उसने इंडियन जर्सी पहनी हुई और एक और बंदा है उसने साउथ अफ्रीका की जर्सी जो है वो पहनी हुई थी। तो उसके अंदर जाके जो है वो उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है जी कप तो हम ही लेके जाएंगे, सुपर 8 के मैच में भी हम आपको हराएंगे, कप भी हम लेके जाएंगे, फिलहाल आप ये कप केक खाएं। मतलब उसको केक का पीस देता है और कहता है जी आप ये कप केक जो है वो खाएं। अब बाद में जो है जनूबी अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया, इस ऐड के आने के बाद जो है उन्होंने हरा दिया। तो अब उस ऐड को जहां से एक्चुअली इसको रिलीज किया गया था वहां से उन्होंने वो ऐड ही जो है वो डिलीट कर दिया, क्योंकि लोगों ने इतना मजाक उड़ाया इन लोगों का कि जी तुम लोग कितने को गरूर से भरे हुए लोग हो कि तुम लोगों के दिमागों से जो है ये भूसा जो है वो उतरता ही नहीं है। अब उन्होंने शर्मिंदा होकर जो है उस ऐड को ही वहां से डिलीट कर दिया है। इसके अलावा एक और खबर ये है, हमने आपको अपने पिछले किसी वीलॉग में हमने आपको ये खबर दी थी कि इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट क्लब ने वाजे किया है कि मार्च में उनकी जो एक लीग के हवाले से नीलामी होनी है, द 100, उसमें जो नीलामी होनी है, तो उसमें खबर ये आई थी कि जनाब 4 ऐसी टीमें हैं जिनका ताल्लुक एक्चुअली आईपीएल के मालिकान से बनता है। जो आईपीएल के अंदर उनकी वहाँ पे आईपीएल में भी टीम है, और यहाँ पे 4 टीमें ऐसी हैं जिनके जो है वो सेम मालिकान है। तो उन्होंने खबर ये आई थी कि जनाब पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो नहीं खरीदेंगे, और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने एक पॉलिसी अपनी बना ली है कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खरीदेंगे। ये बात मीडिया के अंदर आ गई, और जब से मीडिया के ऊपर आई है तो उसके बाद इंग्लैंड के अंदर जो है बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि ये किस किस्म की इनकी जहनीत है कि जी क्योंकि एक शख्स का ताल्लुक फलां मुल्क से है तो इसलिए हम जो है उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बड़ा सख्त अपना स्टांस लिया है, और उन्होंने खबरदार किया है और ख़त लिखकर तमाम टीमों के मालिकान को जो है उन्होंने वाजे किया है कि इस किस्म का इम्तियाजी सलूक जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगा। और ईसीबी ने अपने बयान में कहा है कि वो तवक्को रखते हैं कि तमाम 8 टीमें इस बात की अक्कासी करें कि द 100 दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए एक खुला टूर्नामेंट है। 11 और 12 मार्च को लंदन में होने वाली नीलामी के लिए मजमूई तौर पर 67 पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जिसमें 63 मर्द और 4 खवातीन जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। नुमाया नामों में शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह जो हैं वो शामिल हैं। 2025 के एडिशन में मोहम्मद आमिर और अमाद वसीम ने इसके अंदर शिरकत की थी, जो निजी सरमायाकारी से कबल ये आखिरी सीजन था। तो उसके अंदर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हुए थे। अब देखते हैं कि क्या ये टीमें जो हैं दोबारा उन्हें
लेती हैं या नहीं लेती। इसके अलावा एक खबर जो है वो ईरान के हवाले से आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहेंगे। वहाँ से खबर ये आई है कि जनाब अमेरिका जो है वो एक अजीब हरकत वहाँ पे ईरान के अंदर हुई है, और वो ये हुई है कि बड़े हैरानकुन तौर पे पुरस्कार तरीके से जो है वहाँ पे मुख्तलिफ जो ईरानी शहरी थे उनके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो है एक गुमनाम किस्म का पैगाम आया वहाँ पे, और उस पैगाम में जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम की जानिब से ये आया था कि जी उनकी जानिब से ये पैगाम है, और उस में लाखों ईरानी शहरियों को अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये पैगाम आया। उसमें लिखा हुआ था जी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातों के नहीं काम के आदमी है, बस इंतज़ार करो और देखो। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर जो है या प्रोपेगेंडा बिल्डिंग के अंदर जो है ये भी एक नया टूल है जो नज़र आ रहा है कि एकदम ईरानियों के मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो है वो ये एक पुरस्कार किस्म का मैसेज आया। अब ये मैसेज आया किस तरह है, क्या जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी उसके सिस्टम को हैक करके उसके यूज़र्स को जो है वो ये पैगाम भेजा गया है डर पैदा करने की खातिर, पैनिक पैदा करने की खातिर, वी डोंट नो। लेकिन मामला जो है वो दिन ब दिन ईरान और अमेरिका के हवाले से जो है वो सीरियस होता जा रहा है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।